ये है इट्स जनवरी, ठीक है, Jan 21, ठीक है, यूनिट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 14। क्लियर? अ फोटोग्राफ शोज अ फायरबोर्ड यूज्ड टू पुट आउट का मतलब पता है किसी को? बिना अंदर चीज़ निकालना। बताना। क्या चीज? निकालना। निकालना? नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं। पुट आउट एक पुट आउट का मतलब होता है आग बुझाना, ठीक है, मतलब उसको मैं कहता हूँ ऐसे, आग बुझाना, ठीक है। मुझे नहीं पता कैसे लिखते हैं इसको, मैं भूल गया हूँ। आग बुझाना, सही है। अच्छा जी, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं ना, तो वो एक्सटिंग्विश करते हैं, फायर को बुझाते हैं, तो वो बेसिकली वो काम है इसका, ठीक है। तो पुट आउट अलग चीज है, पुट ऑफ अलग चीज है, पुट ऑन अलग चीज है। तो पुट के साथ आउट लग जाए तो ये आग बुझाने के लिए आता है, याद रखिएगा, ठीक है। द फोटोग्राफ शोज अ फायरबोर्ड यूज्ड टू पुट आउट द फायर्स ऑन द शिप एट सी। अ पंप fixed to the board pump water from the sea. The sea water is projected at high speed out of the pump connected. यहाँ पीछे से समंदर से पानी लेता है और वो हाई स्पीड से ऊपर फेंकता है, प्रोजेक्टाइल। द द मास ऑफ द सी वाटर, अब जरा असल क्वेश्चन स्टार्ट होगा, क्लियर है? तो वो क्या कह रहा है कि द मास ऑफ द सी वाटर पंप ईच सेकंड इज 300 kg, पंप ईच सेकंड, यानी वो कह रहा है कि ये जो मास फ्लो रेट है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस क्वेश्चन को, फिर कह रहा हूं, मास, ठीक है, ईच सेकंड, इसका मतलब मास अपॉन टाइम, यानी 300 किलोग्राम पर सेकेंड, ये गिवन है आपको। इसे कहते हैं मास फ्लो रेट, और इसको एम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पहले समझ लीजिएगा, द पाइप हैज अ डायमीटर ऑफ 10 सेंटीमीटर, ये डाया है, और रेडियस कितना होगा, जाहिर है 5.0 सेंटीमीटर। द डेंसिटी ऑफ द सी वाटर विच इज इक्वल टू रो, शो दैट द स्पीड एट विच द सी वाटर इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द पाइप इज 37 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अब देखो, ये कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में ऐसे कहीं भी मेंशन नहीं है, लेकिन ये जाहिर है मैं कैम्ब्रिज में पढ़ाता हूँ, तो आइए मैं इस टॉपिक को आपको पढ़ा देता हूँ, ये मूवमेंट से ही लिंक करता है, ठीक है। अब जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ इसके अंदर कि मास फ्लो रेट ऑफ अ यूनिफॉर्म डेंसिटी फ्लूइड फ्रॉम अ पाइप, अगर एक पाइप में से, बहुत इजी करके समझा रहा हूँ, ऑल दो कि इसके पीछे और भी बहुत सारी कहानियां, ठीक है, इसके पीछे और भी बहुत सारी कहानियां हैं, ठीक है, लेकिन जाहिर है जितना हमारे सिलेबस का पार्ट होगा मैं उतना ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मास फ्लो रेट ऑफ अ यूनिफॉर्म डेंसिटी फ्लूइड फ्रॉम अ पाइप, ठीक है, एक पाइप में से एक यूनिफॉर्म डेंसिटी वाला फ्लूइड पास कर रहा है, ठीक है, तो उसका मास फ्लो रेट, ठीक है, और उसका उसकी जो वेलोसिटी है और उसके एरिया का आपस में क्या लिंक्ड है, ठीक है ना। और ये कहाँ आता है? ये अक्सर आता है, मैंने आपको बताया कि ये प्रोपल्जन सिस्टम के अंदर, रॉकेट के वहां आ सकता है, जहाँ पे आपका जो फ्यूल है वो बर्न हो रहा होता है, मुसलसल हर सेकंड बर्न हो रहा होता है, और फ्यूल बर्न हो रहा होता है, फ्यूल बाहर निकल रहा होता है बर्न होके, ठीक है, और रॉकेट ऊपर जा रहा होता है, रॉकेट प्रोपल्जन सिस्टम के अंदर ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन मसला ये कि रॉकेट प्रोपल्जन सिस्टम के अंदर जो फ्लूइड है, ठीक है, उसकी डेंसिटी, जाहिर है फ्लूइड तो बर्न हो रहा है, ठीक है, उसकी डेंसिटी का इंपैक्ट बड़ा अहम है, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप देख लीजिए, यहाँ पर भी यही मसला है। अच्छा, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ कि ऐसा कहाँ होता है कि फ्लूइड पाइप में से पास हो रहा हो और उसकी डेंसिटी कांस्टेंट हो। डेंसिटी कांस्टेंट होने का बड़ा आसान सी एग्जांपल है, वाटर पाइप में से पास हो रहा है, डेंसिटी हर जगह कांस्टेंट ही है। लेकिन आप सवाल करेंगे क्या सर ऐसा भी होता है कि फ्लूइड पास हो रहा हो उसकी डेंसिटी चेंज हो रही है? तो मैं कहता हूँ हाँ है। सो यहाँ पे जो हमारी डेंसिटी है वो कांस्टेंट डेंसिटी है, यूनिफॉर्म डेंसिटी है, ठीक है। अब इस पे जरा फ्लो रेट पे बात करते हैं। तो देखिए, ये जो डेल्टा एम ये अपॉन डेल्टा टी है, यानी मास अपॉन टाइम है, इसको कहते हैं मास फ्लो रेट, वी कॉल इट मास फ्लो रेट, ठीक है। और याद रखिएगा मास फ्लो रेट जो है, ठीक है, जो हम मास फ्लो रेट की बात कर रहे हैं, ये मास फ्लो रेट जो है इसको हम डॉट से शो करते हैं, ये एम के ऊपर डॉट लगा देते हैं, ये नुक्ता नहीं है भाई, ये नून का नुक्ता नहीं है, खुदा के वास्ते, ये नून का नुक्ता नहीं, ये बड़ा सा डॉट है। और ये मास फ्लो रेट को ऐसे ही शो किया जाता है, आगे जाके बड़ी क्लासेस में आप यही पढ़ेंगे। अच्छा, अब जरा देखिए सबसे पहले क्या, अच्छा हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि इसके अंदर से जो भी लिक्विड पास हो रहा है उसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है, ठीक है। वो ग्लूकोज की तरह नहीं कि डेंसिटी वेरी कर रही है टेम्परेचर की वजह से, ये नहीं, ये नहीं लेंगे हम, यूनिफॉर्म डेंसिटी है, जैसे वाटर पास हो रहा है, ठीक है। तो वाटर जमता तो नहीं है ना, अनलेस के बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर लो ना हो जाए तो जम जाता है बिल्कुल। तो रूम टेम्परेचर के ऊपर वाटर की डेंसिटी यूनिफॉर्म है,
सो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। आपको पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम में क्रॉस मल्टीप्लाई करें, मास इक्वल टू डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम। अब आप एक काम करें, अब आप दो बोथ साइड पे डेल्टा लगाए। आप में से मेजॉरिटी मैथ्स की स्टूडेंट्स है तो उन्होंने डेरिवेटिव्स पढ़ा है, डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ऐसे ही करते थे ना। हाँ जी सर। तो आप में से जो जो डेरिवेटिव्स पढ़ता है उसको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, डेरिवेटिव सिर्फ और सिर्फ जो है वेरिएबल पे लगता है। अगर 2x लिखा है तो 2 बाहर आ जाएगा, और x जो है इस पे डेरिवेटिव लग जाएगा, पता है ना, 2 बाहर आ जाएगा। 2 यानी कांस्टेंट पे कभी भी डेरिवेटिव नहीं लगता। अभी जिसने नहीं पढ़ा है उसको उसके बारे में बाद में बात करता हूँ, जरा सब्र करो। जिसने पढ़ा वो समझ गया। ये डेल्टा भी जस्ट लाइक डेरिवेटिव चेंज। तो यहाँ पे डेल्टा एम है, राइट साइड पे डेल्टा रो और वी है। मैंने आपको बताया डेंसिटी यूनिफॉर्म है यानी कांस्टेंट है, तो ये डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगी। तो डेंसिटी बाहर आ गई, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। कैसे भाई, यहां से फ्लूइड पास हो रहा है, पहले फ्लूइड इस एरिया में था तो पाइप का इतना वॉल्यूम कवर हुआ, फिर फ्लूइड आगे बढ़ा और यहां तक पहुंच गया तो पाइप का ये वॉल्यूम कवर हो गया, पूरा वॉल्यूम। इसका मतलब है आगे जैसे जैसे फ्लूइड बढ़ रहा है वैसे वैसे उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है। सो मुझे पता है उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वेरिएबल है। डेंसिटी यूनिफॉर्म है, डेंसिटी बाहर, तो डेंसिटी इज इक्वल टू डेल्टा वी आ जाएगा। क्लियर, मतलब डेंसिटी इंटू डेल्टा वी आ जाएगा राइट साइड में। क्लियर, आगे सुनिए, सुनते चले जाइए। अब जिसने बायो ली है और जिसको डेरिवेटिव्स नहीं पता वो क्या करे, तो उसको भी आसान तरीका बता देता हूं। हमने बोथ साइड पर डेल्टा लगाया। डेल्टा का मतलब ही होता है, ये डेल्टा जो ग्रीक सिंबल है इसका मतलब होता है चेंज, ठीक है, ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है डेल्टा। अब चेंज वही चीज होती है जो वेरिएबल हो, कांस्टेंट चीज, यूनिफॉर्म चीज कभी भी चेंज नहीं होती। सो सिंपल, लेफ्ट साइड पे मास चेंज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये आगे बढ़ रहा है मास पाइप के अंदर, तो हर हर पॉइंट पे ये चेंज आगे बढ़ रहा है। राइट साइड पे डेंसिटी कांस्टेंट है तो वो इस चेंज से बाहर आ जाएगी, तो बाहर आ गई। वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम जो है वो डेल्टा के अंदर रह जाएगा, खत्म कहानी। क्लियर, अब आगे सुनिए। अब ये मास फ्लो रेट, ये डेंसिटी। अब मैं क्या बता रहा हूं, देखिए सर ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या किया, अब मैंने दो काम किए। मैंने क्या किया कि लेफ्ट साइड पे भी टाइम से डिवाइड करा दूंगा, ठीक है, लेफ्ट साइड पे भी, यानी ये है क्वांटिटी, इसको जरा समझिएगा। इसको मैं यहां लिख रहा हूं, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, जरा देखिए, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, डेल्टा एम इज इक्वल टू, ठीक है, रो इनटू डेल्टा वी। मैंने लेफ्ट साइड को भी टाइम से डिवाइड करा दिया, राइट साइड को भी टाइम से डिवाइड करा दिया, ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय टाइम। सो भाई ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मास फ्लो रेट बन जाएगा। और ये मास फ्लो रेट को मैंने ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, दिस इज माय मास फ्लो रेट। क्लियर, राइट साइड में डेंसिटी अपनी जगह, डेंसिटी अपनी जगह, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी अपनी जगह, दिस इज कॉल्ड वॉल्यूम फ्लो रेट। क्लियर है, ये है वॉल्यूम अपॉन डेल्टा वी अपॉन टाइम। अच्छा अब सुनो मैं क्या कर रहा हूं, डिनोमिनेटर में जो डेल्टा टी है वो अपनी जगह, ये वॉल्यूम को ओपन कर रहा हूं, ठीक है, वॉल्यूम को ओपन कर लो यहां से। कैसे, इधर देखो। सो डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको पता है कि वॉल्यूम किसके बराबर होता है, एरिया मल्टीप्लाई बाई लेंथ के। अगर ये चीज समझ में नहीं आई तो सिलेंडर का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये पाई आर स्क्वायर क्या है, ये इस बेस का एरिया है ए, तो मैं यहाँ एरिया लिखूंगा, मल्टीप्लाई बाई हाइट क्या है, ये है इसकी लेंथ एल। सो एरिया इंटू लेंथ, ये वॉल्यूम हो गया, खत्म हो गई बात, सिंपल, ठीक है। सो यहाँ पे ये डेल्टा वी था, तो डेल्टा अपनी जगह, वी की जगह मैंने क्या किया, ये वी की जगह मैंने उठाकर लिख दिया एरिया इंटू लेंथ। अब एरिया इंटू लेंथ में जैसे जैसे ये करीब आ रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया तो चेंज नहीं हो रहा, किसी भी पॉइंट पर देख लो क्रॉस सेक्शनल एरिया तो सेम है, ये तो सेम है। सो इसका मतलब एरिया कांस्टेंट है तो ये डेल्टा से बाहर आ जाएगा। तो देखो एरिया कांस्टेंट है तो डेल्टा से बाहर आ गया, अंदर क्या बचा तुम्हारे पास, लेंथ। सो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एल, ठीक है। अब मैंने डेल्टा वी की जगह लिखना है एरिया इंटू डेल्टा एल, तो मैंने यहाँ लिख दिया एरिया इंटू डेल्टा एल। अब डेंसिटी कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, डेल्टा एल चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, तो डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टाइम। आपको पता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी क्या होता है, वेलोसिटी। तो एस क्या होती है, डिस्टेंस, तो ये भी डिस्टेंस है, तो डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी क्या हो गया, वेलोसिटी हो गई, खत्म। सो मास फ्लो रेट इज इक्वल टू डेंसिटी, कांस्टेंट डेंसिटी, यूनिफॉर्म डेंसिटी इंटू यूनिफॉर्म एरिया इंटू कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझ आया आपको, नहीं आया, क्लियर, समझ गए। हाँ जी सर। अब ये मास फ्लो रेट इज इक्वल टू रो ए वी, याद रखिएगा। आइए इधर सवाल सॉल्व करते हैं, इसमें आप फंसे हैं, ठीक है, चलें, लिख लिया वो। आपको क्या है कि मास, ये अब चाहे तो आप उस वक्त ड्राइव कर लें, लेकिन मैं
ठीक है। अब आप देखो डेंसिटी कितनी है 1030। क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना है तो आप निकालिए पाई आर स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय वी कितना है, वेलोसिटी कितनी दी हुई है भाई, वेलोसिटी आपको निकालना है, शो दैट ना वेलोसिटी निकालना है वी। और मास फ्लो रेट कितना है, मास फ्लो रेट अभी हम कर देते हैं इसको, ठीक है भाई। तो मास फ्लो रेट कितना है, ये कितना दिया हुआ है 3300, तो 300 किलोग्राम पर सेकंड। क्लियर। सब आप देखिए 300 इंटू 1030 इंटू पाई की जो भी वैल्यू है 3.142 लिख लीजिएगा, मल्टीप्लाई पे आर कितना है, ठीक है 0.05 का स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करें इंटू वी। सो 300 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा भाई, 300 1030 इंटू पाई इंटू 0.05 का स्क्वायर इज इक्वल टू वी। तो बताइए क्या फाइनल वी की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, 37.1. 37.1 मीटर पर सेकेंड, जो कि अगर सिग्निफिकेंट फिगर में रखूं तो मेरे ख्याल में 3 सिग्निफिकेंट फिगर, मैक्सिमम सिग्निफिकेंट फिगर इसका है, तो 3 में ही रख लेते हैं इसको, ठीक है। आ रही कर लेंगे. डिटरमाइन द रेट एट व्हिच द मोमेंटम ऑफ द सी वाटर इज चेंज बाय द पंप। अच्छा फोर्स की तरफ बढ़ेगा, चलो भाई वो भी करा ही देता हूँ, आगे ही है वो भी, ये लो डायरेक्ट ही है, ये लो इसके आगे फोर्स भी है। अब तुम्हारे पास मास फ्लो रेट आ गया, ठीक है। अब आपको तो अब आपको पता है कि रिजल्टेंट फोर्स, यार अब रिजल्टेंट फोर्स का भी ना मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, ठीक है, मैंने पूरा ऊपर पढ़ाया हुआ है, ये रहा रिजल्टेंट फोर्स का, देख रहे हो जब मास वेरी करता है, ये भी देख लो। अब देखो तुम्हें पता है कि जिस वक्त मास वेरी करता है तो क्या चीज होती है, देखो दो तरीके से रिजल्टेंट फोर्स, देखो सुनो, तुम्हें पता है कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम। अच्छा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में दो चीजें आती है, मास इनटू वेलोसिटी। मेरी बात ध्यान से सुनना, एक वक्त में या तो मास वेरी कराओ या वेलोसिटी वेरी कराओ। हम अब तुम बोलोगे सर वेलोसिटी तो वेरी करती, देखी गाड़ी चलती है वेलोसिटी उसकी कम ज्यादा होती है, मास कैसे वेरी करेगा, तो मास करता है रॉकेट प्रोपल्जन सिस्टम में, जब फ्लूइड जल जल के निकल रहा होता है तो मास तो कम हो रहा है ना, बात समझो। तो इस केस के अंदर या तो वेलोसिटी वेरी करेगी या मास वेरी करेगा, ठीक है। वेलोसिटी वेरी का मैंने पहले बताया भाई इधर अलग, ठीक है, इधर पूरा अलग से बताया। लेकिन सवाल है कि जब मास वेरी करेगा फिर क्या करें, टेंशन नहीं है। सो एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी लिखो। अभी वेलोसिटी को कांस्टेंट लेके बाहर निकाल लो, डेल्टा से ही वेलोसिटी बाहर आ गई, अंदर क्या बचा डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी। अभी डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी क्या है, मास फ्लो रेट है, तो इसको मास फ्लो रेट एम डॉट ले लो और एम डॉट को उठा के इधर लिख दो, खत्म इस जगह पे। सो ये रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स इज इक्वल टू एम डॉट इंटू वी हो जाएगा, खत्म कहानी, खल्लास। क्लियर, एम डॉट वी, अगर एम डॉट इज द मास फ्लो रेट, वी इज द क्या वेलोसिटी, ये रिजल्टेंट फोर्स तुम्हें बताएगा। क्लियर हो गई बात। अच्छा वो क्या करवा रहा है तुमसे, वो तुमसे पहले चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करवा रहा है, वो तुमसे पहले क्या कैलकुलेट करवा रहा है, पहले तुमसे ये न्यूमरेटर कैलकुलेट करा रहा है, ये चीज, ठीक है, ये पहले कैलकुलेट करा रहा है, फिर तुम टाइम से डिवाइड करोगे 1 सेकंड से, फिर उसके बाद तुम्हारा रिजल्ट आएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे, हाँ जी सर. वो तुमसे लंबा काम करा रहा है, जबकि मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट फोर्स निकालो एम डॉट इंटू वी करो, अभी बताता हूँ कैसे, ठीक है। अभी तक देखो वो तुमसे क्या कह रहा है, डिटरमाइन द रेट एट व्हिच द मोमेंटम ऑफ द सी वाटर इज चेंज बाय द पंप, यू मे अज्यूम दैट द सी वाटर इज इनिशियली स्टेशनरी, ठीक है। तो हमें पता है कि हम क्यों फजूल में चेंज इन मोमेंटम की तरफ जाएं, खैर उसने एक बोला तो जाहिर है जाना तो जोड़े पड़ेगा, क्लियर है। जबकि वो अगले किस्म में कह रहा है प्रोजेक्टिंग द वाटर फ्रॉम द पाइप कॉजेज अ फोर्स टू बी एक्सर्टेड ऑन द पाइप, एक्सप्लेन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द पंप, ठीक है। और न्यूटन्स का थर्ड लॉ लगेगा, खत्म। अच्छा पहले मैं ये ऊपर पार्ट ये 2 करवा दूं, ठीक है, पार्ट 2 करवा देते हैं। सो वो तुमसे चेंज इन मोमेंटम की बात कर रहा है, ठीक है, मास हो जाएगा, ठीक है, यानी डेल्टा एम इंटू वी हो जाएगा। क्लियर है, आ रही बात समझ में। तो वो चेंज इन मोमेंटम की बात कर रहा है ना। सो अब मास इंटू वी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। अब आप जरा कैलकुलेट कीजिए और बताइए, ठीक है, मास कितना है भाई 1 सेकंड में, ठीक है, 300. 300 टाइम्स, वेलोसिटी कितनी निकाली थी आपने 37. 37.1, तो जो भी वैल्यू आती है आप मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लें, ठीक है, देख लें न्यूटन सेकंड में लिख लें, जो भी वैल्यू आती है अब यहाँ लिखते हैं, ठीक है। अब ये न्यूटन का थर्ड लॉ है, खुद सोचो लॉजिकली, ठीक है, जो फोर्स, लॉजिकली सोचो,
देखो जो फोर्स पानी आगे जब जा रहा होगा तो वो फोर्स बैकवर्ड लगाएगा पाइप पे, और पाइप जो है वो फॉरवर्ड फोर्स लगाएगा और खुद जाएगा पीछे। इसका सबसे बड़ा, अब मुस्लिम शावर में जिसके घर में सबसे ज्यादा पानी का प्रेशर है ना, वो अपना मुस्लिम शावर को खोलो। ये बहुत सबसे आसान, सबसे मतलब यूं समझो कि एक्सेसिबल एक्सपेरिमेंट है जो कर सकते हो। ठीक, तो मुस्लिम शावर को खोलो, लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा होना चाहिए, और उसको फिर वॉल पे, दीवार पे पानी मारो, बाथरूम के टाइल वगैरह ना उधर मारो, या नाली की तरफ ऊपर करके मारो, छींटे ना आए। अब जब तुम मारोगे तो वाटर आगे जाएगा, बदले में वो जो पाइप है मुझसे वो पीछे आ रहा होगा, तुम उसे रोक रहे होगे। बताओ मैं गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, करके देखना कभी। फुल पाइप खोल दो, पानी खोल दो, फ्री एक्सपेरिमेंट करो। यस और नो? अब वो क्या है, जो फायर ब्रिगेड वाला, सॉरी, जो फायर ब्रिगेड वाला है, उसके हाथ में जो होज होता है, तुम देखो जिस वक्त लोगों पे वो पानी फेंक रहा होता है या आग बुझा रहा होता है, तो उसको पकड़ना एक बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि वो इतना शदीद प्रेशर होता है पानी का, वो पानी आगे जाता है। तो जब वाटर आगे जा रहा होता है तो वो पीछे जो उसके हाथ में होज है उस पे फोर्स लगाता है, होज पीछे जाता है, और होज जो है वाटर पे फोर्स लगाता है, इसके बदले में वाटर आगे जा रहा होता है। ठीक है, आ रही बात समझ? तो न्यूटन का थर्ड लॉ, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगती है, सेम टाइप की होती है, अपोजिट ऑब्जेक्ट पे लगती है। ठीक है, जो पानी का होज होता है वो उस पर पानी फोर्स लगाता है, होज पीछे जाता है, और वाटर आगे जा रहा होता है। ठीक है, और बदले में होज जो है वो पानी पे फोर्स लगा के उसे आगे पुश करता है, खुद ये पीछे जा रहा होता है। आप समझे मैं क्या कह रहा हूं भाई? ये वही चीज है, यहां पर भी एग्जैक्टली यही कहानी है भाई। सही है भाई, दिमाग लगा लीजिएगा। हो गया? क्लियर है? ठीक है, कोई सवाल? Nice, sir. अब्दुल्ला, ठीक है। Yeah. Initially, the pump is turned off. The fireboat moves forward through the water at a constant speed. The boat's engine provide a constant force, forward force. अगर कांस्टेंट स्पीड है तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड फोर्स दोनों इक्वल होंगी। ठीक है, बैकवर्ड फोर्स ड्रैग फोर्स हो सकती है, एयर रेजिस्टेंस हो सकता है। When the pump is turned on, the water is projected forward and the fireboat shows slows to a lower constant speed. हाँ, तो जब फॉरवर्ड फोर्स उसकी इंजन का थ्रस्ट था, बैकवर्ड उसका क्या था? देखो, शुरू में फॉरवर्ड फोर्स उसकी क्या थी? इंजन का थ्रस्ट था। ठीक है, थ्रस्ट ऑफ इंजन था। ठीक है, बैकवर्ड फोर्स क्या थी? बैकवर्ड ड्रैग था। अब फॉरवर्ड फोर्स उसकी और लग गई। ठीक है, तो जाहिर है कि फॉरवर्ड फोर्स तो, अच्छा फॉरवर्ड फोर्स इधर नहीं लग रही, फॉरवर्ड फोर्स पानी ऊपर फेंक रही है। ठीक है, लेकिन उसके बदले में बैकवर्ड फोर्स आपके पास और आ गई। बैकवर्ड फोर्स कौन सी आ गई? होज वाली। होज तो हिस्सा है इसका, इस सिस्टम का हिस्सा है, पानी हिस्सा नहीं, पानी तो बाहर जा रहा है। तो फॉरवर्ड फोर्स जो है वो तो आगे निकल गई, जो बैकवर्ड फोर्स है ना होज वाली, वो इस ड्रैग के साथ बैकवर्ड ऐड होके एक बड़ी रिजल्टेंट फोर्स बन गई पीछे। अब ये जो बैकवर्ड फोर्स है ये इस इंजन के थ्रस्ट से फिलहाल ज्यादा है। ठीक है, ठीक है, तो अब क्या होगा? इंजन का थ्रस्ट थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन अब लोअर कांस्टेंट स्पीड, इंजन अपना थ्रस्ट बढ़ाएगा उसे ओवरकम करने के लिए। अब उससे ही होगा कि हो के दोबारा से जो है लोअर कांस्टेंट स्पीड पे चला जाएगा ये। ठीक है, यकीनन बैकवर्ड फोर्स ज्यादा होगी, इंजन का थ्रस्ट शुरू में कम होगा, लेकिन इंजन अपना थ्रस्ट बढ़ाकर इसको इक्वेट करने की कोशिश करेगा बैकवर्ड रिजल्टेंट फोर्स को, और जो थ्रस्ट है उसको उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा, जिससे वो जो पहले हाई स्पीड पे जा रहा था वो लोअर कांस्टेंट स्पीड पे आ जाएगा। खत्म कहानी। क्लियर? आ रही बात समझ?